गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है। आज का हमारा टॉपिक है बहुलवाद। इस टॉपिक को हम 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस पहले वीडियो में हम बहुलवाद के विकास में सहायक परिस्थितियाँ और बहुलवादियों द्वारा संप्रभु राज्य के विरुद्ध लगाए गए आक्षेप या संप्रभु राज्य के विरुद्ध दिए गए तर्कों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत पर चर्चा की। संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत का तात्पर्य ये है कि संप्रभुता एक निश्चित मानव या निश्चित मानव समूह में निहित होती है। ये संप्रभुता अविभाज्य होती है, असीमित होती है, निरंकुश होती है, अस्थानांतरणीय होती है, अनन्य होती है, निरपेक्ष और मौलिक होती है। जॉन ऑस्टिन, बोधा, हॉब्स, हीगल जैसे विद्वानों ने संप्रभुता के जिस सिद्धांत का समर्थन किया, उसकी व्याख्या की, उस सिद्धांत को हम संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत या अद्वैतवादी सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है राज्य में एक ही संप्रभुता होती है। सभी व्यक्ति और समुदाय इस संप्रभु के अधीन होते हैं और ये सर्वोच्च सत्ता राज्य के पास होती है। इस धारणा के अनुसार राज्य की ये शक्ति मौलिक, स्थायी, सर्वव्यापी, अविभाजनीय होती है। मानव जीवन के सभी पहलुओं पर इस सत्ता का नियंत्रण होता है। इस संप्रभुता के इस अद्वैतवादी सिद्धांत, इस एकलवादी सिद्धांत का विरोध करने के लिए, इसे कह सकते हैं हम गलत ठहराने के लिए, इसे अनुचित ठहराने के लिए राजनीति विज्ञान में जिस विचारधारा का उद्भव हुआ, उस विचारधारा को हम बहुलवाद या बहु समुदायवाद कहते हैं। बहुलवाद संप्रभुता की एकलवादी धारणा का विरोध करता है और ये विचारधारा राज्य के अस्तित्व को तो स्वीकार करती है कि राज्य तो बना रहना चाहिए, परंतु राज्य का संप्रभुता का जो सिद्धांत है उसे समाप्त कर देना श्रेयस्कर होना मानते हैं। यानी बहुलवादियों का कहना है कि राज्य तो बना रहे, परंतु राज्य की संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है उसका अंत कर दिया जाना चाहिए। यानी संप्रभुता कभी भी अद्वैत नहीं हो सकती। बहुलवादी विचारधारा ऐसा मानती है कि राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं होती। समाज में बहुत सारे समुदाय होते हैं जो राज्य की सत्ता को सीमित कर देते हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य के साथ साथ अन्य समुदायों की सदस्यता भी स्वीकार करता है और केवल एकमात्र राज्य ही नहीं है जो व्यक्ति को अपने पूरे नियंत्रण में रखे, बल्कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के लिए अन्य समुदायों की ओर भी जाता है। ये कह सकते हैं हम कि राज्य व्यक्ति की संपूर्ण आज्ञाकारिता का एकल प्रभुत्व नहीं रखता। ये राज्य ऐसा दावा नहीं कर सकता कि व्यक्ति केवल मेरे प्रति ही आज्ञाकारी होगा। ऐसा दावा राज्य नहीं कर सकता है। बहुलवाद के जो कुछ प्रमुख विचारक हैं उनके कोटेशंस को हम देखें। जैसे लिंडसे कह रहे हैं कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। बार्कर का कहना है कि कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ है जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत। लास्की ने कहा है कि समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए।
तो ये कुछ विचारक हैं जिनके विचारों के आधार पर गैटिल ने बहुलवाद की विस्तार से व्याख्या की और ये कहा कि बहुलवादी राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय नहीं मानते हैं। वे अन्य समुदायों को भी उसी आधार पर आवश्यक और प्राकृतिक मानते हैं जिस आधार पर उन्होंने राज्य को माना था। उनका विचार है कि वे सभी समुदाय वैसे ही महत्वपूर्ण हैं जैसे कि राज्य। इन समुदायों का प्रादुर्भाव स्वतः एवं स्वभावतः होता है। वे राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते और ना ही अपने अस्तित्व के लिए उनकी इच्छा पर अवलंबित होते हैं। राज्य की तरह वे भी अपने क्षेत्रों में सर्वोपरि हैं। वे इस बात को भी नहीं मानते कि राज्य अपनी शक्ति के कारण कुछ सर्वोच्च अधिकार रखता है। वे उन सभी समुदायों के समान अधिकारों में विश्वास करते हैं जो अपने सदस्यों को एक सूत्र में पिरोकर उनके लिए महान कार्य करते हैं। अतः प्रभुता न केवल राज्य की धरोहर है अपितु सभी समुदाय उसका उपभोग करते हैं। राज्य अविभाज्य, सर्वोच्च और असीम शक्ति संपन्न नहीं है। उसका सर्वोच्च सत्ता का दावा आज भी जटिल दुनिया की वास्तविक बातों के अनुरूप नहीं। तो गैटिल ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए इस पूरे बहुलवादी सिद्धांत को बहुत संक्षेप में हमें समझाने का प्रयास किया। अब हम उन तत्वों की बात करते हैं जिसके कारण बहुलवाद का विकास हुआ है। ऐसी जो परिस्थितियां, ऐसे तत्व हैं जिसमें हम सबसे प्रमुख ले सकते हैं हीगल की आदर्शवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया। हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा के नाम से संबोधित करता है। हीगल एकमात्र राज्य को ही नैतिक और आदर्शात्मक संस्था मानता है और राज्य की निरंकुश और असीमित प्रभुसत्ता का उपासक होने के कारण अन्य समुदायों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। हीगल की इस चरमतावादी धारणा की प्रतिक्रिया के विरुद्ध बहुलवाद का उदय हुआ। बहुलवाद संप्रभुता को असीमित नहीं मानकर सीमित मानता है और राज्य के साथ अन्य समुदायों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। दूसरा जो सहायक तत्व है वो है राज्य की अयोग्यता। आधुनिक राज्य जो कल्याणकारी राज्य हैं, उन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण वर्तमान समय में राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कार्यक्षेत्र बढ़ने के साथ साथ राज्यों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी बलवती होती गई है और इसका परिणाम ये हुआ है कि राज्य सर्वशक्तिमान बनने का प्रयास तो करता है परंतु कार्यक्षेत्र की अधिकता के कारण वह अयोग्य साबित हो रहा है। प्रोफेसर वार्ड ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी इस कोटेशन से इस बात की व्याख्या की कि किस प्रकार राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से उसमें अयोग्यता आती है। जैसे उन्होंने कहा कि इससे मतलब राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ने से केंद्र में पक्षाघात या लकवा तथा दूरवर्ती सिरों पर रक्तहीनता या पांडु रोग हो जाता है। कि जब राज्य का कार्यक्षेत्र बढ़ता है तो राज्य सभी कार्यों को ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पाता और उसके कारण राज्य भले ही सर्वशक्ति संपन्न होने का दावा करे परंतु वास्तव में राज्य जो है वो जनता की नज़र में अयोग्य साबित होने लगता है। जबकि बहुलवादी जो विचारधारा है वो विकेंद्रीकृत राज्य की धारणा पर विश्वास करती है और विकेंद्रीकरण ही वास्तव में राज्य के कल्याणकारी राज्य के ध्येय को पूरा कर सकता है और जनता की नज़रों में भी एक योग्य राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकता है। तीसरा बिंदु है मध्यकालीन संघवादी विचारकों का प्रभाव। जर्मन लेखक गिरके, ब्रिटिश लेखक मैटलैंड और फिगिस जैसे विद्वानों ने बहुलवाद के विकास में अपना योगदान दिया। गिरके और मैटलैंड ने लोगों का ध्यान उस मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की ओर आकृष्ट किया जिसमें राज्य शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न थी और समाज में आर्थिक संघों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इन विचारकों ने सामाजिक हित में फिर से इस व्यवस्था को ग्रहण करने पर बल दिया।
फिगिस ने मध्यकालीन चर्च के स्वतंत्र अस्तित्व की बात कहकर इस बात का प्रतिपादन किया कि शक्ति के उपभोक्ता एक नहीं वरन अनेक हो सकते हैं। चौथा जो तत्व है वो है लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से असंतोष। जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी में जिन भी देशों के अंदर लोकतंत्र को ग्रहण किया गया, अपनाया गया, उन्होंने लोकतंत्र के अप्रत्यक्ष रूप को या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के स्वरूप को ही स्वीकार किया था। ये प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत ही प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या की जाती है, प्रतिपादन किया जाता है, लेकिन प्रादेशिक जो प्रतिनिधित्व है वह ठीक नहीं है। ये सभी व्यक्तियों को, सभी श्रेणी के लोगों को, सभी व्यवसाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देता है। इसके विरोध में जो श्रेणी समाजवादी हैं और जो संघवादी विचारक हैं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की जगह व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और GDH कॉल इस व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सबसे प्रमुख समर्थक और प्रतिपादक विचारक है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विचारों का क्रमिक विकास। पिछली शताब्दियों में जब राष्ट्रीयता का विचार प्रबल था और राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही राज्य की असीमित प्रभुसत्ता की बात उठी, ऑस्टिन ने संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत की व्याख्या की। उसके पीछे आधार यही था कि उस समय राष्ट्रीयता प्रबल थी, लेकिन अब राष्ट्रीयता की जगह अंतर्राष्ट्रीयता प्रबल स्तर पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की बात की जाने लगी है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात की जाने लगी है, वैश्विक कुटुंबकम की बात की जाने लगी है। ऐसी स्थिति में जो बहुलवादी हैं वही इस अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास में कह सकते हैं हम, इस अंतर्राष्ट्रीय भावना ने बहुलवाद के विकास में अपना योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रवाद की भावना के विकास के कारण ही ये बात बलवती होती गई कि संपूर्ण मानवता के हित को ध्यान में रखकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विधि शास्त्रीय तत्वों का विकास, जिसमें हम प्रमुख रूप से डिग्वी की बात करेंगे, जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि विधि, कानून राज्य का आदेश मात्र नहीं होता है, वरन कानून राज्य से ऊपर की वस्तु है और कानून के विकास में कानून का जो स्रोत है वो एकमात्र राज्य नहीं है, वरन कानून का जो स्रोत है वो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, विधि निर्णय हैं, न्यायिक निर्णय हैं, जिनके आधार पर न्यायालय में निर्णय दिए जाते हैं। इन सभी से जो है वो कानून का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा श्रमिक संघों का विकास। श्रमिक जो वर्ग है, खास तौर पर अब हम बात करेंगे जो समाजवाद और साम्यवादी व्यवस्था लोकप्रिय हो रही है और श्रमिक संगठनों का गठन हो रहा है। पूंजीपतियों के लिए कह सकते हैं हम आर्थिक क्षेत्र में राज्य की सत्ता का भी विरोध ये श्रमिक संगठन करते हैं। इसलिए जो श्रमिक संगठन हैं उनके बढ़ते हुए महत्व के कारण संप्रभुता का जो एकलवादी विचार है वह पतन की ओर जा रहा है और बहुलवादी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला है। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भारत में, जहां कृषि कानूनों के विरोध में किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन और अन्य जो किसान यूनियंस बनी हुई हैं वो ज़बरदस्त विरोध इन कृषि कानूनों का कर रही हैं और उस विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ता है, सरकार को उनकी बात सुननी पड़ती है और उनकी मांगों के अनुरूप कानूनों में संशोधन करना पड़ता है। और जब राज्य किसी यूनियन की, किसी संघ की, किसी संगठन की बात को स्वीकार कर लेता है तो ये अपने आप में एक तथ्य है कि राज्य की प्रभुसत्ता वहीं पर सीमित हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि बहुलवादी जो विचारक हैं
मैटलैंड हैं या गिरके हैं या क्रैब हैं या डिग्बी हैं, इन्होंने राज्य की प्रभुसत्ता पर क्या आक्षेप लगाए हैं, ऐसे कौन से तर्क दिए हैं जो राज्य की प्रभुसत्ता को सीमित करते हैं। उनमें पहला बिंदु है समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर। बहुलवादियों का कहना है कि जो मनुष्य है उसकी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला राज्य नहीं कर सकता है। व्यक्ति की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अलग अलग संगठनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो वैज्ञानिक संगठन हो चाहे सामाजिक आर्थिक संगठन हो। मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए मानव जीवन के इन बहुमुखी समुदायों के होने के साथ साथ इस बात पर भी बहुलवादी जोर देते हैं कि ये समुदाय पूरी तरह से स्वतंत्र होने चाहिए, इन पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे प्रथम महायुद्ध के समय वेल्स की खानों के श्रमिकों ने ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया था कि वे अपने शस्त्रास्त्र अधिनियम को वापस ले लें। इसी प्रकार अमेरिका के रेलवे श्रमिक संघों ने भी अमेरिकन सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि उनसे 8 घंटे से अधिक काम ना लिया जाए, ऐसा कानून अमेरिकी सरकार बनाए। तो ये जो श्रमिक संघ हैं या जो हम कह सकते हैं किसान संगठन हैं, ये राज्य की प्रभुसत्ता को चुनौती देते हैं और निश्चित रूप से ये व्यक्ति के विविध पक्षों के विकास के लिए आवश्यक भी है। दूसरा बिंदु है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। बहुलवादियों के अनुसार इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि ऑस्टिन के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की सत्ता कभी नहीं रही। प्राचीन काल में भारत अथवा यूनान में इस प्रकार का कोई राज्य नहीं था। अरस्तु ने यद्यपि राज्य को सब सामाजिक संगठनों में सर्वोच्च बताया था, तथापि उसे कानून से उचित नहीं समझा जाता था और तत्कालीन राज्य परंपरागत नियमों और रूढ़ियों की अवहेलना भी नहीं करता था। प्राचीन भारत में धर्म का स्थान राजा की आज्ञा से ऊपर था। मध्यकालीन राज्यों पर अनेक प्रकार के धार्मिक और सामाजिक बंधन थे। तीसरा बिंदु है व्यक्ति के विकास के आधार पर। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता का विचार व्यक्ति के विकास में बाधक है, क्योंकि राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मात्र बना देता है, जो वास्तविक स्थिति के नितांत विपरीत है। राज्य व्यक्ति की प्रगति और आत्मसंतुष्टि का साधन मात्र होना चाहिए और व्यक्ति की यह विकास और संतुष्टि बहुमुखी होती है। ऐसी स्थिति में राज्य और किन्हीं अन्य समुदायों के बीच विरोध उत्पन्न होने पर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपनी भक्ति निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए, जो केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही संभव है। तो एकलवादी जो राज्य है वहाँ तो आप राज्य के अलावा किसी अन्य समुदाय के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रख ही नहीं सकते, केवल बहुलवादी व्यवस्था में ही ऐसा संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र के आधार पर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के जो है वो प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों में संभव नहीं है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें एक बार सरकार निर्वाचित होने के बाद में सरकार की कार्यावधि में जनता का उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। वास्तविक शासन नौकरशाही द्वारा किया जाता है और ये नौकरशाही व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, जो लोकतंत्र का खुला मजाक है। सच्चा लोकतंत्र तो व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। व्यक्ति द्वारा शासन के सभी कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेना तभी संभव है जब व्यवस्था बहुलवादी हो, बहुत सारे संघ और समुदायों का अस्तित्व हो और व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार उनमें भाग लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो, तभी लोकतंत्र की वास्तविक पूर्ति संभव होगी। नेक्स्ट है कानून के स्वरूप के आधार पर। ऑस्टिन ने कानून का एकमात्र स्रोत राज्य को माना था और ये कहा था कि कानून प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, किंतु सर हेनरी मैन, डिग्बी और क्रैब आदि ने कानून के स्वरूप की गंभीर मीमांसा करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि राज्य ना तो कानून का निर्माता है और ना ही उससे उच्च है। इन विचारकों के अनुसार राज्य कानून का निर्माता नहीं अपितु उनका अन्वेषक या घोषणा करने वाला ही है।
क्रैब के अनुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि वह आदेश है या राज्य ने उसे बनाया, बल्कि किसी कानून को जनता इसलिए स्वीकार करती है क्योंकि जनता ये महसूस करती है कि ये कानून हमारी नैतिक बुद्धि के अनुरूप है। और जो अपराध, जिस अपराध के विरुद्ध ये कानून बनाया गया है, उस अपराध को वह जनता जो है वो अपनी बुद्धि के कारण अनुचित मानती है और नैतिक रूप से उसे गलत मानती है। इसलिए ये कहा गया है कि कानून केवल राज्य का आदेश नहीं है, वरन कानून ऐसे नैतिक बंधन हैं जिसे जनता अपने लिए भला मानते हुए, यथोचित मानते हुए उसे स्वीकार करती है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीयता के आधार पर भी संप्रभुता के सिद्धांत की दो प्रकार से आलोचना की जाती है। उनमें पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के परिणाम स्वरूप बाहरी मामलों में राज्य की प्रभुसत्ता नष्ट हो गई है। जब अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया तो राज्य की सीमाओं के बाहर राज्य क्या करता है, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आ गया और अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्य की जो बाहरी प्रभुसत्ता है उसको सीमित कर रहा है। दूसरा, जो संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत है वह संघर्षों और युद्धों का जनक है और विश्व शांति बनाए रखने में ये बाधक है। यदि हम चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पल्लवित हो और पुष्पित हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का त्याग करना पड़ेगा। तो ये इस लेक्चर में हमने देखा बहुलवादी सिद्धांत के विकास में सहायक तत्व और बहुलवादियों द्वारा एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध लगाए गए आक्षेप। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बहुलवादी सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांत और उसकी आलोचना और महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।